प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 विषय विज्ञान, अध्याय 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय के पिछले 2 वीडियो में हमने तड़ित झंझा तथा तड़ित के बारे में समझा था। आज का हमारा शिक्षण बिंदु है भूकंप। आपने अभी तड़ित झंझा तथा तड़ित के विषय में अध्ययन किया। कक्षा 7 में आपने चक्रवातों के बारे में अध्ययन किया था। ये प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती हैं। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे तड़ित झंझा के बारे में चेतावनी दे सकता है। यदि तड़ित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव तड़ित तथा चक्रवात की संभावना रहती है। अतः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपायों के लिए हमारे पास समय होता है। तथापि एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता अभी तक भी विकसित नहीं कर पाए हैं। यह है भूकंप। यह विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। 8 अक्टूबर 2005 को भारत के उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए चित्र 15.8 में कश्मीर में आए भूकंप का एक दृश्य है। कितने बड़े विशाल पैमाने पर क्षति हुई है। बड़ी बड़ी इमारतें जमीन दोज हो गई हैं, धराशायी हो गई हैं। भूकंप क्या होता है, जब यह आता है तो क्या होता है, इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। भूकंप क्या होता है? भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं। प्रायः इनको नोटिस नहीं किया जाता है। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। भूकंप का क्या कारण है? यहाँ बुझो बताता है कि मेरी दादी ने मुझे बताया था कि पृथ्वी किसी सांड के एक सींग पर टिकी है तथा जब सांड इसे दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। यह कैसे सत्य हो सकता है? प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे, अतः उनकी धारणा मनगढ़ंत कथाओं जैसे बुझो की दादी ने बताई सुनाई थी द्वारा व्यक्त की जाती थी। संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएं प्रचलित थी। अब हम यह जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सतह के में गहराई में की गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपर्पटी कहते हैं। चित्र 15.9 में पृथ्वी की संरचना दिखाई गई है। पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती हैं। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। यद्यपि हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि यह संभव नहीं हो सकता है कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकें। पृथ्वी पर भूस्पंद ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण उत्पन्न
होते हैं, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल होती हैं, वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन भूकंप क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। पृथ्वी के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान हैं। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। भुज तथा कश्मीर से आए दोनों भूकंपों का परिमाण 7.5 से अधिक था। भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगें उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपी तरंग कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी मापक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। यह उपकरण मात्र एक कंपायमान छड़ अथवा लोलक होती है जो भूस्पंद आने पर दोलन करने लगती है। इसके कंपायमान तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा रहता है। यह पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता है। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं, जैसा कि चित्र 15.14 में दिखाया गया है। वे भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का अनुमान भी लगा सकते हैं। चित्र 15.14 में बताया गया है कि लाल बिंदु जो कि अधिकेंद्र है, फोकस है, उसी के चारों ओर कुछ तरंगों के समान उभरती संरचना दिख रही है जो कि पृथ्वी का पृष्ठ है तथा सबसे बाहरी भाग भूकंपी तरंग कहलाता है। विज्ञान में अन्य बहुत से पैमानों की भांति रिक्टर पैमाना रैखिक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इस पैमाने पर 6 परिमाण के भूकंप की क्षतिनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुना अधिक नहीं है। वास्तव में परिमाण में 2 की वृद्धि अर्थात 100 गुनी अधिक विनाश ऊर्जा है। इसलिए 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में 100 गुनी 1000 गुनी अधिक होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम भूकंप के बचाव तथा इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।